कर रहे हैं जी। ओके, सो इस कोर्स के तमाम लेक्चर्स, कोर्स मटेरियल, कंटेंट, कोर्स आउटलाइन, तमाम चीज़ें, ई बुक वगैरह ये सब जो है मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूँगी। होपफुली एलएमएस पे आपको जो है वो सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे आपके। और इसके अलावा जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो हमारी क्लास है ऑनलाइन क्लास, उसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसके वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी, आप उस चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, या आप चाहें तो वीडियोस लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो वो मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी लिंक सेंड कर दूँगी, और यहाँ चैट पे भी जो है वो यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दूँगी। सो तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर जैसी क्लास के बाद आपको वहाँ पे मिलेंगे, और उसका लिंक एलएमएस पे भी शेयर होगा। सो आप एलएमएस के थ्रू भी एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। एनालिसिस एंड डिज़ाइन का कोर्स है ये। कोर्स का ओवरव्यू हम देते हैं। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, टेक्स्ट बुक्स डिस्कस कर लें कि कौन सी टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे। मिड टर्म कैन बी ऑफ 20 to 25, 10 ये टेंटेटिव है, मीन्स इट कैन बी चेंज्ड। मिड टर्म कैन बी ऑफ 20 to 25 मार्क्स, फाइनल 40 का होगा। अगर मिड टर्म 25 का हो गया तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो 15 to 20 तक जा सकता है। क्विज़ेस 10%, असाइनमेंट 10%। अच्छा, ये टेंटेटिव है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्विज़ेस और असाइनमेंट में से किसी एक का वेटेज कम हो जाए और वो मार्क्स आपके मिड टर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो मिड टर्म कैन बी ऑफ 20 to 25%, फाइनल विल बी डेफिनेटली ऑफ 40 मार्क्स। और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट क्विज़ेस असाइनमेंट, इनके मार्क्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं असाइनमेंट के मार्क्स 10 से कम करके 5 मार्क्स फॉर क्लास पार्टिसिपेशन एंड 5 मार्क्स फॉर असाइनमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि क्विज़ के मार्क्स 8 पे ले जाऊँ, या क्विज़ को 15 पे कर दूँ, असाइनमेंट 5 पे कर दूँ। ठीक है, तो ये टेंटेटिव है। ये साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी के साथ साथ मैं इसको चीज़ों को आपको अपडेट करती रहूँगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, विजुअल मॉडलिंग विद रैशनल रोज बाय टेरी क्विटरेनी। इसके साथ साथ जो है हम फर्दर इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी ई बुक्स जो हैं जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन से रिलेटेड, रैशनल रोज की बुक वो है। उसके अलावा यूएमएल डायग्राम्स से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो सारी बुक्स भी मैं ई बुक जो है वो एलएमएस पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी मार्क्स से रिलेटेड? इसके अलावा हमने व्हाट्सएप का ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, उसमें आई गेस ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। सो जो भी डिस्कशन है होगी रिलेटेड टू क्लास, ठीक है, क्विज से रिलेटेड, कब क्विज होना है, क्या टाइमिंग से, ईच एंड एवरीथिंग वो हम वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। और क्लास में के टाइमिंग में भी कुछ जो प्रीवियस क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, व्हाट इज़ एनालिसिस एंड डिज़ाइन? ठीक है, अच्छा, एंड व्हाई डू वी नीड एनालिसिस एंड डिज़ाइन व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी एप्लीकेशन और वी आर डिज़ाइनिंग एनी सॉफ्टवेयर? जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम जब डिज़ाइन करने जा रहे हैं, सो व्हाई डू वी नीड एनालिसिस एंड डिज़ाइन? एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता क्या है और हमें उसकी क्यों ज़रूरत होती है? ठीक है, सो क्वेश्चन वहाँ से, प्रॉब्लम वहाँ से रेज होना स्टार्ट हुआ कि जब हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी, पहले पहले हम सॉफ्टवेयर पे या एप्लीकेशंस हमारे पास कम होती थी। पहले हम किस पे काम करते थे, हमारे पास ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क बहुत ज़्यादा होता था, और स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स होते थे, और हमारे पास लैंग्वेजेस भी बाइनरी लैंग्वेज 0 1 पे काम होता होता था। बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, 1950s या उससे भी पहले। और वो जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो हर किसी के यूज़ के लिए नहीं होते थे। दैट वाज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दैट आर स्पेसिफिक टू द प्रोग्रामर, जिनको साइंटिफिक पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे होते थे, या सिर्फ स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स या यूज़र्स उसको यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे पास सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, या कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट जो हैं वो उनके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते थे, और उनको डिज़ाइन करने वाले जो प्रोग्रामर्स थे वो भी स्पेसिफिक थे, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज पे काम होता था, हर कोई उस पर काम नहीं कर सकता था। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता
चीज़ें हमारे पास चेंज होती चली गई, हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई और सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से निकल कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आ गया। मीन्स अगर हम बात करें तो पहले हर चीज़ क्या होती थी, पेपर वर्क पे होती थी, ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब हर चीज़ के लिए हमारे पास कोई ना कोई एप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे सेल फोन पे मौजूद है, लाइक एन एप्लीकेशन, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन का यूसेज बढ़ रहा है। जब एप्लीकेशंस का यूसेज बढ़ रहा है, हमारे पास सॉफ्टवेयर का यूसेज बढ़ रहा है, तो क्लासेस भी बढ़ रही हैं। पहले सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स यूज़ करते थे और स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स होते थे, लेकिन क्या हुआ, सॉफ्टवेयर की नीड बढ़ती चली गई, हर चीज़ एप्लीकेशन की फॉर्म में मौजूद है, तो आपके पास यूजर्स भी बढ़ गए। अब स्पेसिफिक यूजर से निकल के आप जनरल यूजर की तरफ आ गए। मीन्स अब ये जो सेल फोन है ये हर कोई यूज़ कर रहा है, एक टेक्निकल यूजर भी, एक नॉन टेक्निकल यूजर भी, एक इंटर पास किया हुआ, एक बैचलर, पीएचडी, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो सेल फोन को यूज़ कर रहा है। जो एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रही है वो इस पर्पस को माइंड में रख के यूज डिज़ाइन हो रही है कि इसको हर पर्सन यूज़ कर सकता है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बढ़ी सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन की, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ना स्टार्ट हुई तो फिर यूजर्स भी डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, स्पेसिफिक यूजर्स होते थे, साइंटिफिक यूजर्स होते थे, टेक्निकल यूजर्स होते थे, अब हर किस्म के यूजर हैं। अब जब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामर्स भी हमें और चाहिए, और हर प्रोग्रामर 0 और 1 पे काम नहीं कर सकता। तो हर चीज़ में हमारे पास क्या है, हर चीज़ में हमारे पास पैराडिम शिफ्ट हो रही है कि पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए यूजुअली बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी, जिस पे काम करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का यूजेज बढ़ता चला गया, ये चीज़ जो है वो माइंड में आई कि क्यों ना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसान कर दें, ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए आसानी हो कोड करने में, समझने में। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास चेंज आया कि क्यों ना हम मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट कर दें, जो कि लो लेवल और हाई लेवल के बीच में एक मेडिएशन लैंग्वेज है। मतलब उन दोनों के बीच में एक मिडिल लैंग्वेज के तौर पे काम करिए, जो कि ना तो कम्प्लीटली लो लेवल लैंग्वेज है और ना ही कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, यूजर्स बढ़ रहे हैं, उस पर चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो फिर हुआ कि असेंबली लैंग्वेज भी जो है वो कम्प्लीटली हमारे लिए जो है इतनी ज़्यादा हाईली एफिशिएंट नहीं है, उस पर भी समझने के लिए हमें टाइम लगता है और हर कोई ईजिली उस पर कोड नहीं कर सकता। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, ठीक है, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करना आसान हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई कि हम हर चीज़ को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे मैप करके फिर जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जैसे जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रही हैं, वैसे वैसे लैंग्वेजेस में भी चेंजेस आ रही हैं। फिर क्या हुआ कि कस्टमर, जैसे अब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए क्योंकि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब एलएमएस, लेट सपोज हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर हम 1990s की बात करें तो वहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे हर स्कूल में हर चीज़ मैनुअली हो रही थी। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, और अब अगर हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में देखें तो एलएमएस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटीज एलएमएस पे काम नहीं भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मार्केट रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव हमें इस पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जब एक चेंज आता है, टेक्नोलॉजी चेंज आता है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस चेंज को अडॉप्ट करें, चाहे वो चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो ये एलएमएस भी क्या है, ये भी हमारे पास एक फैसिलिटी है, जो कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने घर बैठे सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करते चले जा रहे हैं, जूम में इंटीग्रेट हो गया, ये मीटिंग का लिंक भी शेयर हो गया, पूरी पूरी वीडियोस भी शेयर हो सकती हैं। तो अब ये क्या है, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो जब एक चीज़ रिक्वायरमेंट बन जाती है, तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करें, उस चीज़ को अपने पास इम्प्लीमेंट करें इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, जब यूजर्स बढ़ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, अब इकरा का एलएमएस ऑलमोस्ट फीचर सेम होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी जो डिफरेंशिएट कर रही होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन एक ही है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन कीट का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स डिफरेंट हो इकरा के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, तो एक ही चीज़, मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स, और हर किसी के अपने अपने फीचर्स होते हैं। कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस पे भी फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास
मतलब जो जो स्टूडेंट लॉग इन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस जो है वो अपडेट होती चली जाए। ठीक है, तो किसी और के लिए ये फीचर इंपॉर्टेंट होगा, हम अभी इस पे फिलहाल नहीं काम कर रहे। ठीक है, तो ये चीजें है तो LMS ही, लेकिन किसी के फीचर्स और हैं, किसी के फीचर्स और हैं। कोई किसी के लिए कोई फीचर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई फीचर इंपॉर्टेंट है। तो ये आया कि अब हमें किस पे फोकस करना है, हमें यूजर की रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर, कि यूजर को एप्लीकेशन जो वो डिजाइन कर रहा है उस एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स की प्रायोरिटी उसके लिए ज्यादा है। तो क्या होता था पहले की, अगर मैं बात करूं तो पहले होता था कि यूजर ने कहा, लेट्स से एक कस्टमर है जो कि एक LMS बनवाना चाह रहा है। वो गया किसी डेवलपर के पास, उसने कहा मुझे LMS बनाना है और दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डेवलपर ने क्या किया, उन रिक्वायरमेंट्स को लिखा, या उसने कहा ठीक है ये तो LMS है, इसमें ये फीचर्स होंगे, आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इतना इतना जो है वो इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, ये सब कुछ हो गया। डेवलपर ने अपनी एजम्पशन पे कोड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, अब डेवलपर ने क्या किया, अपनी बेसिस पे कोड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब कोड करना उसने स्टार्ट किया, साथ साथ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता चला गया। ठीक है, फिर उसने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, दिखा दिया सॉफ्टवेयर। अब कस्टमर कह रहा है कि नहीं, दैट वाज नॉट माय रिक्वायरमेंट, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे जो है वो इशू नज़र आ रहे होंगे। वो इश्यूज क्या हैं? पहली चीज़, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली गैदर नहीं किया कि वो एक्चुअली चाह क्या रहा है। उसने कहा LMS बनाना है, आपने कहा LMS में तो ये फीचर्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि हर किसी के लिए प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। ठीक है, अब आपने ये फोकस नहीं किया कि उस कस्टमर की जो LMS बनवा रहा है उसके लिए, या लेट से मैं कोई एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम बनवा रहा है कोई कस्टमर, तो आपके डेवलपर ने ये चीज़ उससे, क्योंकि वो डेवलपर है उसका काम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, एनालिसिस करना नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये, दूसरी चीज़ ये कि कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत कम है, कस्टमर कोलैबोरेशन कम है। आपने सिर्फ स्टार्ट फेज में कस्टमर से कम्युनिकेट किया, उससे पूछा कि क्या क्या चीज़ें बनानी है और अपने एंड पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि आपने डायरेक्ट कोड किया, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई क्लास डायग्राम नहीं, कोई डायग्राम नहीं कि क्या क्या टेबल्स बनेंगे, क्या क्या होगा, आप डायरेक्ट काम करते चले गए। ठीक है, कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। अब अगर कस्टमर कोई चेंज रिक्वेस्ट करता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेंजेस हैं उसके इफेक्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट तो किया ही नहीं है, कहाँ कहाँ जाके चेंज करेंगे, एक जगह चेंज कर दिया उसका इफेक्ट और कहाँ कहाँ पड़ रहा है वो सब जगह भी इफेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे सिनेरियो में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। फिर ये चीज़ हमारे पास राइज हुई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि डायरेक्ट कोड करने से पहले, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट में करते हैं, एक दिन पहले, जब एक दिन या 2 दिन पहले जब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होती है उस पर काम करते हैं, तो आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं पता चल रहे होते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो तो आपने 1-2 दिन में काम किया होता है और उसमें आपने बहुत ज़्यादा जो है वो, जो एक टर्म यूज होता है, जो गाने भी फिट की होती हैं, ठीक है ये अभी तो चल रहा है, बाद में हम देखेंगे, बाद कुछ नहीं होता। उसी वक्त चीज़ों को आप ठीक करें तो ठीक है, आगे जाके हम ये, जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी फेज के अंदर रहते हुए कोई एरर है, अगर आप उसको इसी उसी फेज में ओवरकम कर लें सो इट्स फाइन। अगर वो नेक्स्ट फेज में चला गया तो फिर वो एरर नहीं होगा, वो डिफेक्ट कंसीडर होगा। उसको ठीक करने का टाइम कॉस्ट जिस फेज में अकर हुआ था उससे कई ज़्यादा होगा, कई परसेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर रिक्वायरमेंट ये आई कि क्यों ना हम डायरेक्ट कोड करने से पहले वी शुड यूज़ अ प्रोसेस मॉडल। एंड व्हाट इज़ अ प्रोसेस मॉडल? हम कोई भी जब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, वी शुड यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। And what is software process say? Software process can be defined as a, we can divide software or application development into 4 basic activities. डायरेक्ट कोड करने से पहले हम कोई भी एप्लीकेशन या हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जा रहे हो, हम क्या करें, हम सबसे उस पर ये 4 बेसिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड करें। वो 4 बेसिक एक्टिविटीज़ क्या है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो हम ये लिस्ट डाउन करें कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे, मीन्स क्या क्या फीचर्स हैं जो वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा होगा। देन वंस यू हैव
डिफाइन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मीन कि वो सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, एक्सप्लिसिटली हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, अगर आप एलएमएस बनवाने जा रहे हैं तो उस एलएमएस में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको क्या क्या फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, प्रायोरिटी वाइज आप उनको लिस्ट डाउन करें, आप फीचर्स लिस्ट डाउन करें कि आप जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं उसकी क्या क्या एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स हैं या फीचर्स हैं या फंक्शनैलिटी है जो वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा। Once you have defined all the requirements, the next phase would be the design and analysis कि जो requirements या जो features आपने बताए हैं कि ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगा, आप उसके analysis and design करें। Analysis means what कि क्या क्या चीज़ें करनी है, and design means how कि वो चीज़ें हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स होती हैं जो हम बना रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास क्लास डायग्राम होगी, एंटिटी ईआर डायग्राम होगी, रिलेशनल डायग्राम होगी, सीक्वेंस डायग्राम होगी। सो ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस और डिज़ाइन में बता रहे होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की फीचर्स हमने बताए हैं उसको हम पेपर वर्क में डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। देन आपने एनालिसिस कर दिया, डिज़ाइन बना दिया। डिज़ाइन मीन्स एक टेक्निकल आर्किटेक्चर। लाइक जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग की बात करें तो जब कोई हार्डवेयर आर्टिफैक्ट बनता है तो एक्चुअल बनने से पहले उसका एक मॉडल बनता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी नया जो है वो अगर प्लाजा बन रहा है तो उसका जो पहले उसका बुकिंग ऑफिस खुलता है तो वहाँ पे उसका एक 3D मॉडल होता है। ठीक है, जो कि ये बता रहा होता है कि उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले हम उसका एक मॉडल जनरेट कर रहे होते हैं और वो मॉडल एनालिसिस और डिज़ाइन होता है कि एक्चुअल बनाने से पहले, कोड करने से पहले, टेबल्स बनाने से पहले, डेटाबेस बनाने से पहले हम पेपर वर्क पे सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें सो दैट अगर हमारे पास कहीं चेंज आता है तो हम उस आर्किटेक्चर में चेंज करें और उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए। देन आपने जब एक मॉडल जनरेट कर दिया, आर्किटेक्चर बना दिया, उसके बाद आप कोडिंग करें। यहाँ पे देखें कोडिंग इज थर्ड फेज। आप कोडिंग को कहाँ यूज कर रहे हैं? एज अ थर्ड फेज, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोडिंग एंड देन डेवलपमेंट, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। जब आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया, कोड राइट डाउन कर दिया, अब आप उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस तरीके से होगा? मल्टीपल वैल्यूज डाल के, इनवैलिड यूजर लॉगिन एंटर करें, टीचर को देखें कि वो अगर स्टूडेंट से लॉगिन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। अगर मैं एज अ टीचर लॉगिन कर रही हूँ तो मुझे मेरे ही कोर्सेज व्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप एज एन स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज व्यू हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या ऑप्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म होगी। देन आप वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन क्या होगी कि जो आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन दी थी वो कम्प्लीटली फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो सेटिस्फाई होगा फिर ही आप आगे कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन के फेज में कस्टमर को क्या किया है, थ्रू आउट अपने साथ रखा है। उसी से आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, उसी को आप कस्टमर से अप्रूव करवा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देख के आपने एनालिसिस और डिज़ाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम टेक्निकल आ जाता है, तो यहाँ पे भी आप कस्टमर को इन्वॉल्व रखेंगे, अवेयर रखेंगे, लेकिन ऐसे उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी इतनी ज़्यादा। कस्टमर पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट्स में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन 4 एक्टिविटीज़ में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट को ब्रेक कर दिया कि जब भी कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट लेकर आए हम उन 4 फेजेस में इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लेंगे, बनाना क्या है, करना क्या है, फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। फिर हमारे पास नेक्स्ट फेज क्या होगा कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे उसके एनालिसिस और डिज़ाइन क्या करें। एनालिसिस हमें ये बता रहा होता है कि इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो चीज़ें आप बनाने जा रहे हैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस, क्या चीज़ कैसे होगी, कौन कौन से मेथड बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पेपर वर्क पे कर रहे होंगे। वंस डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, द नेक्स्ट फेज इज इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट कोड करने से पहले पहले आप डिज़ाइन दें, पहले आप आर्किटेक्चर बनाएं, and last phase would be software testing and verification. Why is a software process required? But question here is that कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों होगी। अब इसका क्वेश्चन वो लोग दे सकते हैं जो स्टार्ट ऑफ द मीटिंग्स आते हैं। मैंने स्टार्ट में पहले पूरी कहानी बताई और उसके बाद बताया कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज़ होता है। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि अब आप बताएंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट
क्यों होती है। जी, तो जो लोग स्टार्ट से साथ हैं वो बता सकते हैं ये क्यों हमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। बिस्मा हमारे साथ हैं स्टार्ट से, ताबीर साथ हैं, अजीम भी साथ हैं हमारे, मोमल साथ हैं, काशान साथ हैं, याया और सोएब ने अभी ज्वाइन किया है। जी, जो लोग साथ हैं वो बता, जो लोग फर्स्ट स्टार्ट से हमारे साथ हैं वो बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों होगी हमें। जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। पहले हैंड रेज करें और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। जी बिस्मा, बिस्मा खान। बिस्मा को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ताबीर 64025। मोमल। हेलो क्लास, आप लोग साथ हैं? यस मैम। यस मैम। जी, या आपने तो अभी ज्वाइन किया है। जो लोग स्टार्ट से साथ हैं उनकी बात हो रही है कि उनको अब तक कितना समझ में आया है। यस मैम। जी अजीम। मिस, अभी तक जो समझ आया वो आपने ये समझाया कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका डिज़ाइन, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर वो कैसा, पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, फिर उसका डिज़ाइन, फिर उसका स्ट्रक्चर, देन उस सॉफ्टवेयर को कोड किया जाता है। हाँ, तो हम ये सब That's it. क्यों रहे होते हैं, मतलब क्योंकि कोई कस्टमर को नीड प्रोसेस क्यों मार्केट फॉलो की, कर रहे हैं। वो इसीलिए जब आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, लाइक अगर आप कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें इतनी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लाइक एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाते हैं, उसके अंदर 100 चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर आप डायरेक्टली कोडिंग से स्टार्ट करें तो उसमें बहुत सारे एरर्स और बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेंगी, फुलफिल नहीं कर सकेंगी। ठीक है। तो इसी वजह से पहले उसको कस्टमर की पहली सारी रिक्वायरमेंट्स ली जाती है, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है लाइक थ्रू द फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। आफ्टर दैट उसको हम फिर उसका कोड, हम उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उसको कोडिंग के लिए भेजते हैं, अगर एक सॉफ्टवेयर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, सही है। जी फसील रजा। बिस्मा भी आ गई। जी बिस्मा। मैम बेसिकली ये होता है कि अगर किसी जी जी। कंपनी हो छोटी, अगर उधर ईआरपी नहीं चल रहा हो तो मैम बेसिकली वहाँ पे सब कोई भी मैनेज तरीके से नहीं चल रहा होगा। जब तक कि आपके पास ईआरपी लगेगा तो मैम, या आप कुछ भी सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो उससे ये होता है कि सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेशन में आने लग जाती है, क्यू में आने लग जाती है। फिर उससे हमें क्या नाम है, प्रॉफिट भी मैनेज और ज़्यादा होने लग जाता है। इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर लगाते हैं मैम। नहीं, तो हम तो ये बात कर रहे हैं ना प्रोसेस की, कि जब हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि पहले रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन करें। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, ठीक है, आप करंटली आपका एक ईआरपी चल यस। रहा है, उसमें लेट से आपने कोई एक और फीचर ऐड ऑन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ऐड ऑन करने के लिए पहले हम उसका प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट्स लेंगे, एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। सो हम ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं, मैम इस जब तक कि हम प्रोसेस की ये हमें स्टेप क्या बाय स्टेप ये रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम्म। मैम यहाँ पे सिर्फ ना
लाइक हमारे कोई यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं हो रहे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट करके बस काम खत्म हो गया। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर मॉड्यूल पे काम करने के लिए पहले उसको डिज़ाइन करना बहुत लाजमी है। उसके बगैर ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वो सब कुछ मर्ज हो जाएगा जो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले आपको एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये ठीक है या नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो जिस तरीके से बोलेगा वहाँ पर एट ए टाइम आप उसको डिज़ाइनिंग के ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं ऑन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। तो वहाँ पर ईज़िली हो जाता है, उसके बाद ही वो डेवलपमेंट के लिए जाता है। ये एक बड़े सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन में एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि डिज़ाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करें। ठीक है, डिज़ाइन लेकिन डिज़ाइन में हमारे पास ज़्यादातर बहुत मोस्टली सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एज वेल, जिसमें आप सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। डिज़ाइन में आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। डेटाबेस का आर्किटेक्चर, ठीक है, एक्चुअली डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करने के बजाय आपने पेपर वर्क पे बता दिया कि कौन कौन से टेबल्स होंगे, प्राइमरी की कौन सी होगी, फॉरेन की क्या होगी, टेबल्स के रिलेशनशिप क्या होंगे, कार्डिनैलिटीज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आप पेपर पे बता दें। दैट इज डिज़ाइन। ठीक है, जो आपका टेक्निकल आर्किटेक्चर है जिस पे आपकी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होगी, जो चीज़ आप कोड पे करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेबल से कनेक्ट करेंगे डेटा, आपका फ्रंट एंड में जो है क्लासेस बन रही होंगी, वो क्लासेस से डाटा टेबल पे जा रहा होगा, वो सारी चीज़ें आप पहले से डिज़ाइन कर लोगे। सो दैट इज डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इज नॉट जस्ट प्रोटोटाइपिंग और यूजर इंटरफेस। actually there is like a two type of design, which is the first one is a सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जो कि लाइक इंटरफेस, एक इंटरफेस और एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग वो अलग है, तो दोनों डिफरेंट पार्ट। तो हम जब डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर जो है, मेन फोकस हमारा स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर पर है। ठीक है, सो व्हाई इज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस रिक्वायर्ड to produce maintainable, reusable software that is implemented within the specified time without overshooting the budget। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम कोड करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं, इट मीन्स कि जब हम कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे, आप कस्टमर कह रहे हैं नहीं ये फीचर मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, ये फीचर इस तरीके से परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, ये फीचर भी चाहिए था। अब आप जब आप चेंजेस करना शुरू करेंगे तो उन चेंजेस का कहीं भी आपके पास कोई लिंक नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगी कि कहाँ जाके चेंज करना है। जब आप चेंज करना स्टार्ट करेंगे, सो इट मे अफेक्ट मल्टीपल अदर कनेक्टेड मॉड्यूल्स एज वेल। तो फिर उसको ठीक करने का टाइम, कॉस्ट, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इट्स नॉट बेटर कि हम स्टार्ट से ही एक प्रॉपर जो है एक वे में चलें। ठीक है, कि कस्टमर को थ्रू आउट लिंक रखें, उससे कम्युनिकेट करें, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसका डिज़ाइन हो, जिसका आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, और जब हम चेंजेस कोई करनी हो तो इजीली हम उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमें ये बता रहा होता है कि जब हमने कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू यूज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़। और जब हम वो सारी एक्टिविटीज में एक लाइफ साइकिल है, एक साइकिल है जिसको फॉलो करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर को या एक एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम एक एप्लीकेशन है जिसको हमने डिजाइन करना है, पूरी एप्लीकेशन को एक साथ डिफाइन करने के बजाय हम उसको स्मॉल मॉड्यूल्स में ब्रेक कर सकें। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। मींस जिस सॉफ्टवेयर को या जिस एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, एनालिसिस क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर को उसके स्मॉल चंक्स में ब्रेक कर दें। डिकम्पोज करने से ये होता है कि चीज़ों को समझना और आसान हो जाता है। एक बिग प्रॉब्लम और एक बिग पिक्चर को सॉल्व करने के बजाय हम उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करें और हर इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट्स को अंडरस्टैंड करें, तो वो ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू पूरी पिक्चर को एक साथ लेके चलना। सो एनालिसिस हमें क्या कह रहा है कि हमने अपनी एप्लीकेशन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन? The goal of design is to refine a model with the intention of developing a design model
that will allow transition to the coding phase. डिजाइन हमें क्या कह रहा है, जो चीज हमने एनालिसिस की है, यानी कि जो हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया है अपनी एप्लीकेशन को, उसका हम डिजाइन दें जो कि हेल्प आउट कर रहा हो हमें इजीली ट्रांजिशन फ्रॉम कोडिंग फेज। उस डिजाइन को देखते हुए हम आसानी से कोड राइट डाउन कर सकें। लाइक डेटाबेस का डिजाइन पहले से बना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी SQL सर्वर में जाके सिर्फ और सिर्फ टेबल्स बना के, क्योंकि डिजाइन हमारे पास पहले से मौजूद है कि क्या करना है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं, डिजाइन में क्या होगा, क्लासेस बनी होंगी, ER डायग्राम बनी है, क्लास डायग्राम बनी है। हम जब कोड करेंगे तो कोड करते वक्त हमने सिर्फ वो जो डिजाइन में हमने क्लास डायग्राम बनाई है उसको एज अ रेफरेंस देखते हुए इजीली कोड कर सकेंगे। अब जो चेंज होगा वो डायरेक्ट कोड में नहीं होगा, वो पहले डिजाइन में होगा, अप्रूव होगा, फिर जाके कोड में चेंज होगा। तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कम से कम होगा, क्योंकि हम डिजाइन फेज में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर हम कोई चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसका हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो एनालिसिस क्या है हमारे पास, एनालिसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स, and design is the goal of developing an application that will allow us to transition to the coding phase, जिसके थ्रू हम easily coding phase में shift कर जाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। अच्छा, अब जब हम एनालिसिस और डिजाइन की बात कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स and results in the abstractions that underline those requirements। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या करेगी, आप पहले रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे भी फर्स्ट इनिशियल फेज रिक्वायरमेंट्स होगा, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेंगे और उन रिक्वायरमेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट टर्म में हम डिफाइन कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अननोन होती हैं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने एक एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम बनाना है और मुझे उसकी रिक्वायरमेंट्स बताएं, तो अभी अगर आज की मैं बात करूँगी, मैं कह रही हूँ आपके पास 10 मिनट्स है या 15 मिनट्स है, सो आप सिर्फ फीचर्स बता सकते हैं। ठीक है, उनकी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं बता सकते कि हर फीचर में कितने मॉड्यूल्स होंगे, उन कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी, क्लासेस के अंदर कौन से मेथड्स होंगे, मेथड्स की क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो सारी चीज़ें आप अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें आप एब्स्ट्रैक्ट टर्म में बताएंगे। ठीक है, देन इट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स। अब फिर नेक्स्ट फेज क्या होगा कि हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन बताई है उस एब्स्ट्रैक्शन से क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय पेरोल की बात कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन हमने डिटरमाइन किया उसमें ये बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट उससे बन सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, that those objects pass between each other in order to implement the required behavior। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास अकाउंट की भी एक क्लास होगी, हमारे पास एम्प्लॉय की भी एक क्लास होगी। अब वो दोनों क्लासेस आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये हम आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो जो अननोन चीज़ें हैं या जो हमने एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बताई हैं, जो हाइड है, जो अननोन है, वो आहिस्ता आहिस्ता नोन होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को रियल वर्ल्ड पे मैप करके एनालिसिस और डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एनालिसिस हमारे पास क्या है। एनालिसिस में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एनालिसिस। एनालिसिस कैन बी डिफाइन एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, सो अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो डोमेन कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल बुक विच इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो एनालिसिस में हमने क्या किया, हमने डोमेन आइडेंटिफाई कर ली कि अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसकी एक डोमेन हमारे पास क्या हो सकती है, बुक विच इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल कम टू द डिजाइन। डिजाइन क्या है, लॉजिकल सॉल्यूशन। लॉजिकल सॉल्यूशन हमारे पास क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है कि जो चीज हमने एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया हम उसका डिजाइन दें, और उसका डिजाइन हम कैसे दे रहे हैं। लेट्स से हमने कोड नहीं किया, हमने सिर्फ एक क्लास डायग्राम बना दी जिसमें सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नेम, उस ऑब्जेक्ट के जितने पॉसिबल एट्रीब्यूट आपको लग रहे हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स, एंड लास्ट हमारे पास जो कंपार्टमेंट में होता है क्लास डायग्राम का, वो हमें मेथड्स बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम कोड राइट डाउन करते हैं, और कोड कैसे राइट डाउन करेंगे, डिजाइन को देखकर। ठीक है,
बुक नाम क्या है क्लास का? बुक। सो हमने क्लास बना ली बुक के नाम की। देन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट जैसे हम किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जो हमने क्लास यहाँ पे डिजाइन में यूज किए हैं वो यहाँ हम इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह लास्ट वन इज द मेथड डिस्प्ले। क्लास के अंदर हमने एक डिस्प्ले का मेथड बना दिया। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि और एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो वो और एट्रीब्यूट्स कहाँ ऐड होंगे? डिजाइन में। ठीक है, बुक का टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। और क्या क्या हो सकता है? पब्लिशर नेम। ठीक है, और क्या हो सकता है? पब्लिकेशन ईयर, कि कब वो पब्लिश हुई, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये सारी चीजें, ऑथर नेम। ठीक है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो वो जब आपने डिजाइन में यहाँ पे ऐड ऑन किए, तो फिर कोड में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट कोड में चेंज कर दिया और यहाँ वो चीज। कोड हमेशा आपका एज अ रेफरेंस यूज करेगा डिजाइन को। सो दैट इज एनालिसिस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। एनालिसिस में हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, डिजाइन में हम उसका लॉजिकल सोल्यूशन दे रहे होते हैं इन डॉक्यूमेंट के, हम ये चीज बनाने जा रहे हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन मीन्स कोडिंग, जिसमें हम उस डिजाइन को देखते हुए कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एनालिसिस एंड डिजाइन फेज। जब हम एनालिसिस और डिजाइन फेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट बुक है तो बुक की ऐसी क्लासिफिकेशन होगी। फिर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास लाइब्रेरियन होगा। ठीक है, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने बुक से की है। तो सबसे पहले फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसको यूज करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे। देन नेक्स्ट फेज वुड बी ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट। फिर आप उन ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। डिस्क्राइबिंग इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, हमेशा दो ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू मेथड पासिंग। ये चीज आपने ओप में भी पढ़ी होगी। डिफाइनिंग द इंटरनल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आप हर ऑब्जेक्ट के इंटरनल बिहेवियर बता रहे होगे कि हर ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा होगा। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई हैं उसकी बेसिस पे आप सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बता रहे होंगे कि आपका सिस्टम उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे वर्क करेगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा से ज्वाइन करेंगे फॉरन।